Great morning, students. This is the fourth video of the chapter The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. The next day, both men got up in good season. Next day, both men got up in good season. The crofter was in hurry to milk his cow. जो क्रॉफ्टर और पैडलर दोनों थे वो जल्दी उठे. जो क्रॉफ्टर वाज इन हरी जल्दी में था टू मिल्क हिज काउ अपनी गाय का दूध निकालने के लिए. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप. और जो सेकंड मैन था पैडलर प्रोबेबली थॉट उसने विचार किया ही शुड नॉट स्टे इन बेड उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप जब घर का जो मालिक है वो उठ चुका है. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप पैडलर था वापस दरवाजे के पास आया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो के पास गया. स्मैश्ड ए पेन शीशे को तोड़ा. स्मैश्ड मीन्स ब्रोक. शीशे को तोड़ा एंड स्टक इन हिज हैंड अपने हाथ को अंदर डाला. एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner. और उसने वो पाउच जिसके अंदर 30 kroner थे उसको पकड़ कर बाहर लिया. ही टुक द मनी ली एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट. और उसे थ्रस्ट होता पुस्ट और मनी लेकर उसने अपनी उसे पॉकेट में रख लिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. फिर उसने लेदर पाउच को वापस वहाँ विंडो की नेल के पास उसको वापस उसी स्थान पर रख दिया. वेंट अवे चला गया. एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket he felt quite pleased with his smartness. अब वो अपनी स्मार्टनेस से काफ़ी खुश था जब वो वॉक्ड along with the money in his पॉकेट के साथ मतलब कि मनी के साथ अपनी पॉकेट में जा रहा था. उस टाइम में काफ़ी प्लीज खुशी महसूस की उसने अपनी स्मार्टनेस पे क्योंकि उसने 30 kroner थे जो ओल्ड क्रॉफ्टर के वो चुरा लिए थे और क्रॉफ्टर को पता भी नहीं चला. तो इस बात से वो काफ़ी खुश था. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स निसंदेह उसने महसूस किया दैट की एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. अब उसके अंदर वो इतना साहस नहीं था. पहली तो बात क्या थी कि उसके अंदर वो साहस नहीं था क्या कि वो पब्लिक हाईवे पर कंटिन्यू चलता रहे. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. फिर उसने रोड से टर्न ऑफ किया. इनटू द वुड्स मीन्स फॉरेस्ट में मतलब कि सड़क के किनारे पर जंगल था और उस रास्ते से वो चला गया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. और जो फर्स्ट आवर्स थे उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई. लेटर बाद में इन द डे इट बिकेम वर्स. लेकिन बाद में जो दिन था उसका काफ़ी बुरा हुआ. क्योंकि इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट क्योंकि वो बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था. विच ही हैड गोटन इनटू जिसके अंदर वो जा चुका था. ही ट्राइड उसने कोशिश की टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन जो उसके रास्ते थे वो मुड़ के बैक और फोर्थ से आगे पीछे से ऐसे ही अजीब तरीके से एक दूसरे से मुड़ जाते थे. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स. वो चलता गया और उसमें उसे वुड्स के अंदर कोई एंड नहीं नज़र आया. मतलब कि एक रास्ते चल के वापस फिर उसी रास्ते पर आ जाए. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में उसने ये महसूस किया कि वो चल तो रहा है लेकिन चक्कर काट कर वापस से उसी पार्ट पर फॉरेस्ट के उसी भाग में आ जाता है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. और फिर तुरंत उसके अंदर वो जो विचार थे उसके थॉट्स थे वो रिकॉल हुए दोबारा याद आए. क्या कि वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप. वर्ल्ड के बारे में और रेड ट्रैप के बारे में जो उसने विचार किया था कि वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप वो जो थॉट थे उसके माइंड में रिकॉल हुए. नाउ हीज ऑन टर्न हैड कम. उसने सोचा कि अब उसकी बारी आ गई है उस रेड ट्रैप में फंसने की. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कोट. अब वो समझ गया था कि उसे बेट के द्वारा वो मूर्ख बन गया है और वो पकड़ा जा चुका है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन
इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। जो पूरा फॉरेस्ट था उसके जो ट्रंक्स थे, ट्रंक में स्टेम थे, ब्रांचेस थी, थिक कैट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बुशीज एंड फॉलन लॉग्स जो लकड़ी के गट्ठे थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम उसको बांध दिया था उन्होंने, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल होता है दैट कैन नॉट बी एंटर्ड और पास थ्रू, भी जिस जेल से बाहर ना निकला जा सके, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन बना दिया था उसको, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी भी बच कर नहीं जा सकेगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर के दिन थे क्योंकि दिसंबर के महीने में जो है अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज द डेंजर, और अंधेरा होने से उसका जो खतरा था, डेंजर था, वो इंक्रीज हुआ। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, ग्लूम होता है सैडनेस, और इसके साथ उसकी जो उदासी और निराशा थी वो भी बढ़ गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंततः उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो नीचे ग्राउंड पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, मृत्यु के समान थका हुआ। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका लास्ट मोमेंट है, ये विचार करके कि अब तो मेरा लास्ट मोमेंट आ गया, क्योंकि उसने जो फॉरेस्ट में इधर उधर चक्कर काट रहा था लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो टायर्ड टू डेथ, डेथ के समान, मुर्दे के समान थक कर बैठ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिरे ग्राउंड की तरफ किया, मतलब कि अपने पैरों पर रखकर ज़मीन की तरफ देखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक साउंड सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक सख्त सी लगातार ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, वो सुनाई दी। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो क्या साउंड थी, वो पहचान गया, मतलब कि उसे वो पता लग गई कि कौन सी साउंड आ रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये जो आवाज़ है ये किसकी है, हैमर स्ट्रोक्स की है, भी ये थोड़े से मारने पीटने की आवाज़ है, किससे, फ्रॉम एन आयरन मिल से। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा, क्या सोचा कि यहाँ पर पीपल ज़रूर होंगे। ही समड ऑल हिज स्ट्रेंथ, फिर उसने अपनी सारी ताकत बटोरी, गोट अप उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड होता है लड़खड़ाते हुए फिर वो उस साउंड की डायरेक्शन में चलता गया। द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग हिम एंड फोर्ज। द राम्सजो आयरन वर्क्स थी, वो जो हैमर स्ट्रोक की जो साउंड आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, राम्सजो आयरन वर्क्स से। राम्सजो आयरन वर्क्स कारखाने का नाम है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो गया है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था उसे बंद हुए, उससे पहले वो क्या था, एक लार्ज प्लांट था, बड़ा प्लांट था। विद स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है वन हु मेल्ट्स और टू गेट ए मेटल फ्रॉम, मतलब कि मेटल को शुद्ध करके उसमें अलग किया जाता है, क्योंकि वो मिल किसकी थी, आयरन ओर की, लोहे ऐसे की मिल थी। रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और उसमें भट्टी भी थी। इन द समर टाइम, समर के टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बारगेज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, और समर के टाइम में जो थी लंबी लंबी लाइनें होती थी, किसकी, लोड से भरी हुई शिप्स की, बोट्स की। बारगेज होता है बोट्स, एंड स्काउज स्लिड डाउन, स्काउज होता है फ्लैट बॉटम वाली बोट जो होती है उसको स्काउज बोलते हैं, मतलब कि जो नाव, जो छोटी नाव होती है, बोट होती है, उससे जो आयरन है समर के टाइम में उसमें लोड करके इधर उधर भेजा जाता था कैनल के जरिए। कैनल होती है नहर से, मतलब कि बोटिंग करके लोहे को भेजा जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, क्योंकि वो एक क्या थी, एक अंतर्देशीय झील थी वो बड़ी। एंड इन द विंटर टाइम, और विंटर टाइम में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और विंटर के समय में, समर के समय में क्या था कि बोट्स में आयरन को लोड करके भेजा जाता था कैनल के थ्रू। और विंटर टाइम में द रोड्स नियर द मिल के नज़दीक जो भी रोड्स होती थी वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, पूरी कोल डस्ट से ब्लैक हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, जो कि बड़ी चारकोल क्रेटों से, चारकोल से जो है कोल डस्ट सेपरेट शिफ्टेड होता है, सेपरेट होना, उसे जड़ती रहती थी और उसके कारण जो थी रोड से बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर द क्रिसमस, द आयरन मास्टर, जो मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉरेस्ट नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द
एनविल, एनविल होता है एक आयरन ब्लॉक होता है जिस पर ब्लैक स्मिथ एमर करता है, मतलब कि स्टोक हथौड़े से चीज़ें वस्तुएं बनाता है। तो लॉन्ग डार्क इवनिंग क्या था, जब वो वहाँ पर आया क्या देखता है कि क्रिस जो मास्टर स्मिथ था और उसके हेल्पर थे वो डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, चूल्हे के पास एक भट्टी में, अंधेरी भट्टी के पास है, जो ब्लैक स्मिथ था, मास्टर स्मिथ था जो उनका मुख्य जो लोहार था, और उसके जो हेल्पर थे बैठे हुए थे वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब है कच्चा लोहा, कच्चे लोहे की प्रतीक्षा में थे, रॉ आयरन की, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि फायर में रखा हुआ था, टू बी रेडी, तैयार था वो, टू पुट ऑन द एनविल, एनविल पर रखने के लिए, कि कच्चे लोहे को फायर के अंदर उसको रेडी कर रहे थे ताकि उसको फिर एनविल पर रखकर उससे थिंग्स को, किसी भी गुड्स को, माल को बनाया जाए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टायर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। और प्रत्येक जो वहाँ पर बैठे थे मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर, वो सब क्या थे, एक एक करके वन बाय वन गोट अप उठते थे, टू स्टायर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, लंबी लोहे की छड़ी से वो जो पिग आयरन जो उसमें स्मेल्ट हो रहा था उसको वो लॉन्ग आयरन बार से स्टायर करते थे, उसको उसके अंदर मतलब हिलाते थे। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में वापस आ जाते। ड्रिपिंग विद प्रेस्पायरेशंस, पसीने से तरबतर होकर, पसीने से भीज कर, मतलब कि क्योंकि भट्टी के पास क्या थी, गर्मी ज़्यादा थी, और वहाँ जो पिग आयरन था जो वो स्मेल्ट हो रहा था, और उसके कारण उसको रेडी कर रहे थे एनविल पर रखने के लिए। एनविल क्या होता है, एक आयरन ब्लॉक होता है जिस पर जो ब्लैक स्मिथ होता है एमर्स थिंग्स, वस्तुओं को बनाता है, उनको रूप देता है, ठीक है, जैसे यूटेंसिल बना लिया या कुछ और जो भी मटेरियल जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ बना ली। दाओ यद्यपि वाज द कस्टम, जैसे कि उनकी वो रिवाज था भी, अब एक बार एक जाएगा, एक बार एक जाएगा। ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहने हुए थे, बट ए लॉन्ग शर्ट थी एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, एक पेयर ऑफ वुडन शूज डाले हुए थे, क्योंकि जो भट्टी थी उसके नज़दीक गर्मी ज़्यादा थी, उसके कारण अगर वो मेटल के जूट डालते तो वो पिघलने का डर था, लेकिन वुडन के शूज डाल रखे थे और लॉन्ग शर्ट थी। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, और उस समय पूरे समय मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, उस भट्टी के आसपास बहुत सारी साउंड सुनी उसने, किसने, पैडलर ने। द बिग बेलोज, बेलोज होता है दोकनी, ग्राउंड होता है कहराना, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जैसे दोकनी जो होती है भट्टी के पास है, उसमें जब हम कोयला डालते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है जलते हुए कोयले की क्रैकिंग करने की। द फायर बॉय सोवल्ड चारकोल इन टू द मा ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। मा होता है थ्रोट, मतलब कि जो बड़ी भट्टी होती है उसके मुंह में जो फायर बॉय था, सोवल्ड होता फावड़े से चारकोल डालता उसके अंदर, भट्टी के अंदर उसके मुंह में, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसके साथ फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, मतलब कि बहुत सारी मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड नियर द फोर्ज। एक तो बिग बेलोज की दोगुनी की आवाज़, ग्राउंड में कहराने से की आवाज़, और जलते हुए कोयले की आवाज़, और जो फायर बॉय था वो क्या था, सोल्ड फावले से जो खस्सी होती है उससे क्या करता था, चारकोल को भट्टी के मुंह में डाल रहा था, और उसके कारण क्लैटर की साउंड आ रही थी। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर जो थी वो झरने की आवाज़ थी, पानी के गिरने की आवाज़। एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड, और एक तेज उत्तरी पवनें बह रही थी, मतलब कि तेज आंधी चल रही थी, तेज हवा चल रही थी। वाइट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और उस तेज आंधी के साथ तेज नॉर्थ वाइंड थी जो, उसके साथ बारिश भी थी, और बारिश की जो बूंदें थी उनकी आवाज़ थी। ईंटों की जो टाइल्ड रूफ थी उसके ऊपर छत पर गिरते, जैसे छत पर बारिश आती है तो बूंदों की गिरने की आवाज़ आती थी, तो वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें थी। बिग बेलोज की, ठीक है, और क्लैटर की साउंड थी माज ऑफ द फर्नेस में, और वाटरफॉल की थी, और रेन अगेंस्ट ब्रिक टाइल्ड रूफ। इट वाज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन और संभवतः इन सारी आवाज़ों के होते हुए द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, ब्लैक स्मिथ नोटिस नहीं कर पाया दैट कि ये मैन हैड ओपन द गेट, की एक आदमी ने गेट को खोल दिया, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और
जो कारखाना था, भट्टी थी, उसमें दाखिल हो गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, मतलब कि जो लोहार था इतनी सारी आवाज़ों के बावजूद, लॉन्ग साउंड मैनी साउंड्स के बावजूद नोटिस नहीं कर पाया भी उस पैडलर ने किस टाइम गेट को ओपन किया, किस टाइम उसने एंटर किया। उसने कब देखा उसे? वैन ही स्टूड क्लोज अप टू द फ्रेंड, जब वो नज़दीक बिल्कुल भट्टी के पास आकर खड़ा होगा तब उसने उसको नोटिस किया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ ए। श्योरली इट वॉज नथिंग, यकीनन ये कुछ नहीं था, अनयूजुअल फॉर ए पुअर वैगाबॉन्ड्स, उस बेचारे वैगाबॉन्ड्स, ट्रैम्प और पैडलर, ये तीनों वर्ड्स उस गरीब पैडलर चूहेदानी बेचने वाले के लिए यूज किए गए हैं। तो जो पुअर वैगाबॉन्ड्स है उसके लिए ये अनयूजुअल था, क्या? विदाउट एनी बेटर शेल्टर, भी इससे बढ़िया उस रात को इससे बढ़िया शेल्टर उसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि बाहर नॉर्थ वाइंड चल रही थी, रेन हो रही थी, उसके कपड़े भीगे हुए थे और नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और वो भट्टी की तरफ वो आकर्षित हुआ बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट की ग्लो से, विच एस्केप्ड, जो कि बच के आ रही थी, थ्रू द सूटी पेन, सूटी होता है कवर्ड विद सूट, कालिक से भरे हुए शीशों के अंदर से, जो विंडो फ्रेम था, विंडो पेन था, जो उस पर क्या थी? कोयले की जो डस्ट थी, कोल डस्ट वो लगी हुई थी, वो कालिक से भरे हुए थे, और उसमें से जो ग्लो ऑफ लाइट आ रही थी वो उसको आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्ट किया उसने उसको, कि इससे बढ़िया शेल्टर उसके लिए नहीं हो सकता। किस लिए? टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ ए, ताकि वो फायर के सामने अपने आप को खड़ा करके गर्म कर सके। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, कैजुअली होता है केयरलेसली, और ब्लैक स्मिथ ने है ना उसकी तरफ केवल कैजुअली ही नज़र डाली, एंड इनडिफरेंटली, ना उसकी तरफ कोई इतना ध्यान दिया। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर्स किसके लिए यूज हुआ है? पैडलर के लिए। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ था, मुख्य लोहार था जो, उसने उसकी तरफ इतना ज़्यादा मतलब कि ध्यान से नहीं देखा, कैजुअली वैसे केयरलेसली होके, इनडिफरेंटली विदाउट केयरिंग के उसकी तरफ देख मतलब कि ध्यान नहीं दिया। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो गरीब भिखारी हैं, इस तरह के लोगों की तरफ देखना मतलब उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे कपड़े थे उसके फटे हुए, और उसके गले में चेस्ट के ऊपर जो डैंगलिंग होता है, हैंगिंग, रेड ट्रैप्स का गुच्छा लटका हुआ था। इसलिए उसने है ना ज़्यादा मतलब उसकी तरफ देखा नहीं ध्यान से भी कौन है कैसे, क्योंकि इस तरह के जो भिखारी होते हैं वैसे ही फटे पुराने कपड़ों में, लंबी दाढ़ी है, और जो बंच ऑफ रेड ट्रैप्स है, रेड ट्रैप्स का जो गुच्छा है उसकी चेस्ट पर लटका हुआ है। तो इस तरह को देखकर उसने वैसे ही सरसरी ही नज़र में केयरलेसली होकर बिल्कुल ऐसे ही देख लिया कि कोई आया है, ऐसा कोई आया है, मतलब किस तरह का, क्योंकि इस तरह के लोग जो ऐसे ही होते हैं, यूजुअली इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं, जो भिखारी होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, लंबी दाढ़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से उसने ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ कोई ज़्यादा मतलब कि इंटेंशन से ज़्यादा उसकी तरफ उसकी केयर नहीं की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।